हेलो बच्चों, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर लिया था, उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कर लिए थे। आज हम उसकी कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी करेंगे कि कैसे कैसे उन पे क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कह सकते हैं इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा इसमें फैराडेज में दो लॉ होते हैं, एक फैराडे फर्स्ट लॉ आता है और एक फैराडे सेकंड लॉ आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ की। फैराडेज फर्स्ट लॉ की। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना भी हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उतना ही अमाउंट डिस्चार्ज हो जाता है। इनका कहना था कि अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहते हैं ये कि जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज हो जाएगा। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि जितना चार्ज आप दोगे, जैसे मान लो कि आपने दो फराडे, 3 फराडे, 4 फराडे, 20 फराडे का चार्ज दिया, तो उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा। जब इसके बारे में और स्टडी की गई तो जब हमने इसको देखा तो हमने आगे बात की, तो Q इज इक्वल्स टू, हमारे पास निकल के आया W इज इक्वल टू Z इंटू Q। इसको Q को और ओपन करेंगे तो आएगा W इक्वल्स टू Z, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T, करंट इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं था, ये हर जगह अप्लाई नहीं था। इसके लिए छोटे मोटे अध्ययन किए गए, चीजों को समझा गया और हमें समझ में आया कि ये हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा है कि जितना चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाए। यह हो नहीं रहा था। तो फैराडे साहब ने क्या किया? फैराडे साहब ने अपना सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस किया। इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर और जानकारी लेना चाहें तो देखो Z क्या होता है। Z को जनरली अगर मैं बोलूं, Z को अगर आप निकालना चाहते हो, Z को अगर आप निकालना चाहते हो तो एक फॉर्मूला याद रखना, W अपॉन F इंटू N। W अपॉन F इंटू N मतलब ये कैसे आया? जैसे मान लो आपके पास कोई सोडियम है Na+ के फॉर्म में, आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो कैथोड पर जाकर के, वो Na में कन्वर्ट हो रहा है, Na में कन्वर्ट हो रहा है। आपने बताइए 1 मोल ऑफ कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो कितने मोल सोडियम डिस्चार्ज हो रहे हैं? 1 मोल ऑफ सोडियम डिस्चार्ज हो जा रहा है इसके ऊपर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा है, 1 मोल ऑफ सोडियम को डिस्चार्ज कर रहा है। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालूं, कितने कूलाम चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे? तो हम जानते हैं 96500 कूलाम चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और 1 मोल ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है बेटा? 23 ग्राम होता है। कितना होता है? 23 ग्राम। तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालूं कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 23 अपॉन 96500। कितना निकल के आएगा? 23 अपॉन 96500। अगर मैं इसी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 के लिए निकालूं मल्टीप्लाइड बाई 3 नीचे की तरफ, तो इसी से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया W अपॉन F इंटू N। W अपॉन F इंटू N। लेकिन ये पूरी तरह से वैलिड नहीं था। मेरी बात मानना, तो आप इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करना फैराडे फर्स्ट लॉ पे। जितनी भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना वो फैराडे सेकंड लॉ के फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करोगे, सारे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। आइए बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ का कहना था, फैराडे साहब ने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि जितना चार्ज हम पास कर रहे हैं उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो यहां पर बात करते हैं अपन सेकंड लॉ की। इन्होंने तुरंत कह दिया ये वेट नहीं होगा, ये इक्विवेलेंस होगा। बाद में इसको इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में उन्होंने समझाया कि इक्विवेलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। Amount of charge supply is directly proportional to their equivalence. Second law कहता है amount of charge supply is directly proportional to their equivalence. और जब इसको हम ओपन करते हैं तो यहां पर निकल के आता है equivalence में डायरेक्टली कांस्टेंट आता है, हमने फैराडेज कांस्टेंट दिया था इनटू Q। और जब इक्विवेलेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो आता है फॉर्मूला Q बाई F।
आपकी 99% प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व हो जाएंगी। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू Q बाई एफ। अब बेटा यहां समझने की बात है इक्विवेलेंस क्या होता है। इक्विवेलेंस होता है बेटा, इक्विवेलेंस निकालने का तरीका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फिर समझने की बात की उसकी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम करते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लो मैंने बात की एल्युमिनियम के इक्विवेलेंट वेट की, तो मैं क्या रखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट एल्युमिनियम कितना होता है 27, और एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +3 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया बेटा इक्विवेलेंट वेट इसका 9। मान लो तुम्हें ऑक्सीजन के ऊपर निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होगा, तो तुमने कितना वेट रखा ऊपर 16, चार्ज कितना 2, कितना आ गया 8। इस तरह से हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। मान लो अगर रिएक्शन ट्रांसफर हो रही है, कोई रिएक्शन जा रही है KMnO4 से वो बना रहा है Mn2+, यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या कैसे निकालेंगे, तो आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहां आएगा +7। यहां पर जब आप इसके इक्विवेलेंट वेट के लिए जाओगे तो आप रखोगे जितने इसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, Mn का नीचे रखेंगे जितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, टोटल चार्ज जितना चेंजेस आ रहे हैं, टोटल जो चेंज आ रहा है उसी को रखते हैं। तो 7 और 2 में कितने का चेंज आया बेटा, 5 का चेंज आया। तो यहां रखेंगे इक्विवेलेंट वेट बाई 5। और भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि मान लो हमारे सामने लिखा है K2Cr2O7, K2Cr2O7 लिखा है, इसको आपने ट्रांसफर किया किसमें, Cr+3 में ट्रांसफर होगा। तुमसे कह रहा बताओ बेटा यहां पर इक्विवेलेंट वेट यहां पर कितना होगा, तुम क्या रखोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्रोमियम डिवाइड बाई चेंज, कितने चार्ज का चेंज हो रहा है। आप यहां निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, जब इसका यहां पे निकालोगे तो कितना आएगा, यहां आएगा आपका +2 2x प्लस -14 इज इक्वल टू 0, 14 ये हो गया आपका 12 डिवाइड 6 + 6 आ गया। कितने का चेंज आ रहा है बेटा, आप देखो कितने का चेंज आ रहा है, 6 2 12 और उधर 6, तो मतलब चेंज कितने का आ रहा है, 6 का चेंज आ रहा है डिवाइड बाई 6। ये ऐसे इस तरह से आप निकालते हो क्या, इक्विवेलेंट वेट। मैंने आपको फैराडे का क्वेश्चन बताया, फैराडेज का बताया कि फैराडे का जो सेकंड लॉ था ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, और इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंस। ये फॉर्मूला याद रखना, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन फैराडे Q बाई एफ। और इक्विवेलेंस इसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंस कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं। और इक्विवेलेंस निकालने के लिए आपने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में N/V, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से भी इक्विवेलेंस निकाला जाता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है तो हमेशा हम उसके इक्विवेलेंस को बराबर करते हैं। यहां पर इक्विवेलेंस निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आया वो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इसकी वैलेंसी या एन फैक्टर, वैलेंसी या एन फैक्टर। वैलेंसी को अपन कहते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इस पर बेस बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आती हैं। आइए उन प्रॉब्लम्स को करते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको करते हैं। मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल देता हूं। इफ 10 फैराडे चार्ज इज अप्लाइड, कह रहा है क्वेश्चन, इफ 10 फैराडे चार्ज is applied, if 10 Faraday charge is applied to deposit calcium, to deposit calcium, find out amount of calcium deposited, find out amount of calcium deposited, कैल्शियम +2 चार्ज होगा, कितने कैल्शियम आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। कोई क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत छोटे से क्वेश्चन से आगे की तरफ बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन तक करेंगे। मान लो 10 फैराडे चार्ज अप्लाई किया आपने, कैल्शियम कोई आपने उसके अंदर लिया, मान लो CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, CaSO4 ले लिया, कोई भी सोल्यूशन ले लिया। आपने क्या किया, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गई। आपके पास 2 रॉड थी, एक कैथोड था और एक एनोड था। मान लो ये हमारा कैथोड हो गया और ये हमारा एनोड हो गया। यहां पर आपने जब इसको कनेक्ट किया था
तो हमारे पास इस तरीके से ये कनेक्ट किया था। अब आपने जहां पर कैथोड लिया था, आपने वहां पर मान लो चार्ज ले लिया कि कैथोड के ऊपर हम जानते हैं कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव का, और एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव का। आपने इसके अंदर Ca कैल्शियम डाल दिया, कैल्शियम जिसके अंदर CO2+ के फॉर्म में टूटा है वो, जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आए तो वो कहां पर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा डिपॉजिट होने के लिए। कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है किसी कैथोड पर, उतना उसको पता करना है। अब आपको सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, इक्विवेलेंस पता करो। आपको चार्ज दिया बेटा 10 फराडे, कितना चार्ज दिया है, Q कितना दिया है, Q दिया ना, आपकी फॉर्मूला क्या रखोगे, Q/F, इक्विवेलेंस आएगा 10 फराडे, तो 10 फराडे चार्ज आपको दिया है, डिवाइड बाई फराडे, डिवाइड बाई फराडे, यहां से आपका इक्विवेलेंस कितना आ गया, 10 आ गया। इक्विवेलेंस कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। अभी आपको अमाउंट नहीं पता चला है, अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, इक्विवेलेंस को और खोलोगे। इक्विवेलेंस को जब आप और खोलोगे, तभी मैंने बताया था, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहां रखा आपने 10। वेट आपको पता करना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 40 मोलिकुलर वेट होता है, चार्ज इसके ऊपर 2 है, कितना आ गया 20, तो वेट अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 10, तो वेट कितना आ गया बेटा 200, कितना आ गया बेटा 200। ये आपका आया किसका वेट, कितने कैल्शियम डिपॉजिट हुए इसके ऊपर, ये आपका निकल आया। मान लो आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से फ्रेम कर दे, मान लो आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से फ्रेम कर दे, कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर दे, क्वेश्चन थोड़ा अलग से फ्रेम कर दे। आपके सामने क्वेश्चन कह दे, आपके सामने क्वेश्चन कर दे कि 20 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मान लो क्या 20 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर देयर, 20 moles of aluminum they are there, find out their equivalence, find out their equivalence, आपको उसका इक्विवेलेंस पता करना है, ठीक। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस यहां पर मोल इंट्रोड्यूस हो गया, क्या टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, मोल, मतलब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बहुत ध्यान समझना बेटा। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या फॉर्मूला रखोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला रखोगे। यहां पर आपके सामने वेट कहीं नहीं दिया है, लेकिन क्या दे दिया है, मोल दे दिया। आपसे पूछ क्या ले, बस सिंपल सा इक्विवेलेंस होता है, आपने फॉर्मूला लगाना है मोल्स वाला। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, W/M गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही फॉर्मूला यहां पर जब आप रखोगे तो वेट कितना हो जाएगा, N × M, इसे तो बन जाएगा ना, वेट की जगह पर N × M दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो पुट कर दो यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का आप डायरेक्ट रख सकते हो, आपको पता है वही अपना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एल्यूमिनियम का वेट कितना हो जाएगा बेटा हमारा 27 ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 27, डिवाइड बाई इसका चार्ज कितना होता है, वैलेंसी कितनी 3, तो कितना आ जाएगा 9। तो ये हो गया वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी, तो हमने आ गया 9, तो 9 नीचे रख दिया और पूरा फॉर्मूला रखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 20, हमारे सामने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा 27, और यहां पर आ गया कितना 9, तो यहां पे आंसर आ गया 60 इक्विवेलेंस। कितना आंसर आ गया, इक्विवेलेंस कितना आ गया बेटा 60। आंसर समझ में कैसा आया, हमारे पास 20 मोल दिए थे, हमको मोल में कन्वर्ट करना था। वेट को हमने फॉर्म लिखा नंबर ऑफ मोल्स वाला, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम कर लिया। इसकी जगह पे यहाँ पे हमने पुट कर दिया, जब यहाँ पर हमने इसको पुट कर तो हमें नीचे इक्विवेलेंट वेट रखना था। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट 27 होता है, वैलेंसी 3 होती है, डिवाइड किया 9 आ गया, 9 नीचे रखा, n इंटू एम कर दिया, 20 हमें मोल्स दिए थे। एल्यूमिनियम का मोलर मास हमें पता है 27 होता है, डिवाइड किया आंसर आ गया 60। इसी को हम थोड़ा अपोजिट करके सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं। कैसे अपोजिट करते हैं समझो बात को। क्वेश्चन कह रहा है अब मोल्स पता करो, अगर 60 इक्विवेलेंस दे दिया जाए, अभी क्या था 20 मोल्स थे, उसका इक्विवेलेंस कितना आया था 60। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं ऑफ 60 इक्विवेलेंस ऑफ, आपके सामने मान लीजिए
Al2SO4 का होल थ्राइस, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। अब क्या करें, आओ करते हैं। फॉर्मूला पहले लिख लिया करो, इक्विवेलेंस इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एल्यूमिनियम, जब इसको बात करो कहते सर Al2SO4 में डिपॉजिट, यार अगर मैं बात करूं कैथोड पर डिपॉजिट कौन होगा, तो Al2SO4 तो दो पार्ट में टूट जाएगा, Al+3 में टूटेगा और SO4 ऐसे 2- टूटेगा, ये टूट जाएगा इस तरह से। अब ये कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा, तो एल्यूमिनियम का ही डिपॉजिशन वो पूछा है, वो सल्फेट का डिपॉजिशन नहीं पूछा, वो एल्यूमिनियम का डिपॉजिशन पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 60 इक्विवेलेंट्स ऑफ Al2SO4, तो आपको 60 ये दे दिया। वेट आपको पता करना है, लेकिन वेट पता करने से पहले आपको यहां पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा बेटा? मोल्स। फॉर्मूला वही लगा दो, N इंटू एम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट। समझ में आया कैसे लगाया? ये वाला N इज इक्वल टू W अपॉन M से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये चला आया। नीचे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कैसे रखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर, तो आप सब जानते हो एल्यूमिनियम का कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे क्या रखते हैं? इसका मॉलिक्यूलर मास। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? आप सब जानते हो 27। तो यहां पे अगर हम फॉर्मूला सॉल्व करें, 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 27 अपॉन 9, कितना आ गया? 3, और 3 को इस यहां डिवाइड किया, कितना आ गया? मोल्स, 20 मोल्स। बात समझ में? ठीक उसका अपोजिट, 20 मोल्स लिया तो 60 इक्विवेलेंस मिला, और अगर 60 इक्विवेलेंस ले लिया तो 20 मोल्स मिला। बात समझ में आई? इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द वेट ऑफ आयरन डिपॉजिट। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट द weight of iron deposited, find out the weight of iron deposited if 20 Faraday charge is applied, on fused FeCl3 दिया है। इसमें आपको एटॉमिक वेट मान लो, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन जो होता है बेटा आप सबको पता होना चाहिए 56 होता है, 56 होता है। आइए इस क्वेश्चन को करें। क्या पूछा है? वेट ऑफ आयरन डिपॉजिट, मतलब W पूछ लिया, सीधे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखना, इक्विवेलेंस इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमें इक्विवेलेंस क्या पता है? यहां पर नहीं पता है, पता क्या करना है? वेट। इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंस निकालने के लिए हमने क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट रखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। अब हमें इक्विवेलेंट वेट अगर यहां निकालना चाहिए, यहां मैंने फॉर्मूले में सीधे वही रखा था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहां फॉर्मूला जो लगाएंगे वो Q/F वाला भी लगा सकते हैं, चार्ज सप्लाई कर रहा है ना, हाँ, इसलिए Q/F। पहले मैं लिखता हूं Q/F, अब मैं लिखता हूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट अपन को पता है ना बेटा, कितना होता है इसका इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। 56 इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया, वैलेंसी कितनी आएगी? Fe के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? +3 का, क्योंकि Cl-3 इधर लिखा है, माइनस माइनस माइनस, तो अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वही रख दो यहाँ पर। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, वेट नहीं पता, लेकिन यहां में 56 डिवाइड बाई 3 तो रख सकते हैं। ठीक, ये जो वैल्यू है, इसको ले जाके यहां पुट कर दो, इक्विवेलेंस में रख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहां रख दिया हमने वेट अपॉन 56 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू, हमें दिया है चार्ज इज अप्लाइड, कितना चार्ज? 20 फराडे, मिल गया 20 फराडे, तो 20 फराडे डिवाइड बाई फराड हो गए। वेट कितना आ गया बेटा? यहां से निकालोगे तो मेरे ख्याल से आता है 373 ग्राम। सॉल्व कर लेना, 373 ग्राम आंसर करीब करीब आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब क्या होता है, इससे प्रॉब्लम्स और मॉडिफाई होती है। अगर दो कंटेनर को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, अगर दो कंटेनर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तब उसका इक्विवेलेंस पूछा जाए, तब क्या करते हैं? लिख लीजिएगा आप, चाहो तो लिख लो। इफ टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फाइंड देयर इक्विवेलेंस। इफ टू कंटेनर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन फाइंड देयर इक्विवेलेंस। इसका क्या पता करना है? इक्विवेलेंस पता करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन लिखिएगा।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिखिएगा। इफ टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो कंटेनर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, and has fused AgCl, उसके अंदर क्या डाल दिया AgCl, और दूसरे वाले कंटेनर के अंदर and another has fused FeCl2, FeCl2, ठीक है। if on applying current 21.6 ग्राम of Ag, 21.6 ग्राम सिल्वर is deposited, अगर इतना ग्राम सिल्वर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए, then find out the mass of silver, मतलब Ag, या कह सकते हो mass of iron, कुछ भी दोनों में से ऐसा, सॉरी सिल्वर का मास तो दिया है। then find out the mass of iron is deposited on second container, सिल्वर का एटॉमिक मास पता है बेटा? मोलिकुलर मास सिल्वर का पता है? मोलिकुलर मास ऑफ सिल्वर में लिख दो ब्रैकेट में 108 होता है बेटा, 108 ग्राम। आओ निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक, आप इसको समझो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। आप 2 मिनट आपके समय है, आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे बिना रफ किए मैं लिख नहीं सकता। मैं इसके कुछ चीज़ें लिख लूँ। 21.6 ग्राम सिल्वर का वेट दिया है हमें, और हमारे सामने 2 चीज़ें हैं, AgCl है और FeCl2 है, और भी कुछ दिया है। मोलिकुलर मास सिल्वर का 108 होता है। ठीक है, चलो करें बेटा क्वेश्चन को। नोट कर लिया बेटा? आओ करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। याद रखना, अगर मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मतलब हमारे पास AgCl है और हमारे पास FeCl2 है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब भी कभी हम किसी भी कंटेनर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो याद रखना, हमेशा उनका इक्विवेलेंस बराबर हो जाता है, जब भी हम कभी किसी भी चीज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका इक्विवेलेंस बराबर। हमें क्वेश्चन में दिया था 21.6 ग्राम सिल्वर दिया था बेटा। अब हमें इक्विवेलेंस बराबर करने पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही अपना वेट ऑफ सिल्वर अपॉन, याद रखना इस लाइन को, सीरीज में इन सीरीज। अभी मैं पैरेलल की बात करूंगा, लेकिन सीरीज की बात समझो। इन सीरीज हमेशा इक्विवेलेंस बराबर हो जाता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और यहां पर भी सेम वाला वेट ऑफ आयरन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, वेट कितना दिया है? 21.6 ग्राम दिया है। इक्विवेलेंस वेट हमें कितना होगा सिल्वर का? 108 Cl के साथ है, +1 का चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं। वेट ऑफ आयरन ये रख दो, इक्विवेलेंस वेट ऑफ आयरन 56 डिवाइड बाई, यहां पर चार्ज +2 का आएगा, डिवाइड बाई 2। इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहां से जो वेट ऑफ आयरन निकल के आएगा वो मेरे ख्याल से निकल के आता है 5.6 ग्राम। सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा। बात समझ में आई? जब भी कभी किसी 2 चीजों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं बेटा, तो जो इनका इक्विवेलेंस होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। इक्विवेलेंस जो होता है उनका आपस में बराबर हो जाता है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, ऐसा ही नोट कर लीजिएगा, समझते हुए जाइएगा आप लोग। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स मैं आपको करा रहा हूं। ठीक, मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, इफ एक्वस FeCl3
इफ एक्वस FeCl3 इज डिपॉजिटेड, जिन्होंने कल की क्लास की थी वो उसका पहला पार्ट कर पाएंगे, पिछली क्लास जो उन्होंने की थी, जो नहीं की थी वो वापस वीडियो को पिछली क्लास देख लेंगे। डिपॉजिट में डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और डिस्चार्जिंग देखते कैसे हैं कि कौन डिस्चार्ज होगा कौन डिस्चार्ज नहीं होगा। इफ एक्वस FeCl3 इज डिपॉजिटेड या इलेक्ट्रोलाइज्ड, यहाँ पे अच्छी लाइन होगी, इलेक्ट्रोलाइज्ड एक्वस है बेटा, ध्यान रखना एक्वस, बाय अप्लाइंग कुछ चार्ज दे दिया, मान लो दे दिया 0.2 फराडे चार्ज, 0.2 फराडे चार्ज। फाइंड आउट पहला पार्ट कह रहा है, फाइंड आउट करिए नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट, मैं दोनों पे कह दूं, कैथोड पर और एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा, कैथोड एंड एनोड, कैथोड पर एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा, और मास निकालना है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट कैथोड। आप चाहो तो एनोड वाले का भी मास निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, Cl वाले से फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। Cl अगर डिपॉजिट होगा तो तब रखेंगे, नहीं रखेंगे। चलो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमसे कह रहा है पहले पता करो कौन डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मोल्टेन FeCl3 नहीं दिया बेटा, एक्वस FeCl3 दिया। और एक्वस FeCl3 का मतलब बेटा समझो बात को, एक्वस FeCl3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बेटा इसके पास H+ है, Fe+3 है, Cl- है और OH- है, क्योंकि पानी से क्या आ गया H+OH- और FeCl3 से ये आ गया। हमें पता करना है कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा और एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा। आओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आते हैं, जो मैंने आपको याद कराया था, लिवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर क्रोमोसोम फाइबर CD को निकलवाकर हर्ड कैप्सूल, फाइबर देखो Fe ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन नीचे, आप कहोगे हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा, लेकिन बेटा वहां पर जो Fe था वो एक्चुअली Fe+2 था, और ये है बेटा Fe+3। हाइड्रोजन तो हमारे पास H2 के फॉर्म में डिपॉजिट होगा H+ से, जो Fe+3 है वो इस सीरीज को फिर से नीचे की तरफ लेकर के चला आएगा। और यहां पर जब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना बेटा, कंफ्यूज Fe+2 अगर होता तो हम तुरंत हाइड्रोजन को डिपॉजिट कर देते, लेकिन Fe+3 होने की वजह से ये सीरीज को फिर से शुरू करनी पड़ती है, और फिर से क्योंकि इसका जब +3 का मतलब है और चार्ज इसने अपने अंदर से प्लस इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, जब इलेक्ट्रॉन और निकलते और तेजी से डिपॉजिट होगा, तो यहां पर जो डिपॉजिट होगा कैथोड पर वो Fe+3 होगा। कहां पर जाएगा बेटा, कैथोड पर। और एनोड पर कौन जाएगा, Cl और OH में, Cl आपको याद होगा एकदम लास्ट में था, तो Cl चला जाएगा, क्योंकि चार्ज तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एनोड पर चला जाएगा Cl2 के फॉर्म में, एनोड पर चला जाएगा Cl2। अब आपको सीधा निकालना है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट। आपने पता कर लिया कौन इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो रहा है, अब आपको पता करना है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड। अब पता करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड। मास मतलब आयरन का मास निकालते हैं, वही फॉर्मूला, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंस आपके पास क्या दिया है, आपको दिया है यहां पर 2 फराडे चार्ज, तो मतलब पहले फॉर्मूला लगा लो Q/F वाला, Q/F। अब आप सीधे यहां पर इक्विवेलेंस आपको पता नहीं है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आप यहां पर रख दो। वेट आपको दिया है क्या, नहीं, उसी का मास पता करना है, इसकी जगह पर ये जो है यहां पुट कर दो, इसको यहां रख दो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू Q/F। वेट कितना है बेटा पता नहीं, इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आएगा, कौन है, आयरन है 5656/3, इसके +3 चार्ज होगा। क्यू कितना दिया है 0.2 फराडे, और यहां पर हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, वेट जो आएगा 3.8 ग्राम समथिंग आएगा। ठीक है बेटा, ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें क्लियर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम डील कर रहे हैं यहाँ पर,
ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। आप ऐसे प्रॉब्लम्स को अच्छे से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। जो नहीं आएगा उसको आप लोग मुझसे चाहें तो पर्सनली पूछ सकते हैं बाद में। इनमें मैं जितने तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती थी सारे प्रॉब्लम्स मैंने करवा दी हैं, और जो आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर करके या कमेंट बॉक्स में आप कह दीजिएगा, मैं उस चीज़ों को आपको समझा दूंगा। इससे आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी बेटा कुछ क्वेश्चंस और भी आ जाते हैं जिसमें हम करंट पास कर देते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं करा दूं। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं इस क्वेश्चन को भी करा दूं जिससे कि आपको फैराडे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से आ जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और। इफ 20 एम्पियर ले लेते हैं। इफ 20 एम्पियर करंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए नहीं भाई, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं। इफ 20 एम्पियर करंट इज अप्लाइड, इफ 20 एम्पियर करंट इज अप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स विथ efficiency 80%, 80% एफिशिएंसी के साथ अप टू 1 घंटा, अप टू 1 आवर, 1 घंटा। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ आयरन, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, डिपॉजिटेड इफ FeCl3 जो कि फ्यूज्ड है, इफ फ्यूज्ड FeCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, और करते हैं क्वेश्चन को। करंट दे दिया है हमें, 80% एफिशिएंसी दे दिया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपन वही सेम चीज अपनाएंगे, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू Q बाई F। 20 एम्पियर करंट है विद सोर्स ऑफ एफिशिएंसी, इस मतलब 80% से 100, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम ये मान के चले थे जितना आप करंट अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर उतना ही वो डिपॉजिट हो जा रहा है, लेकिन अब उतना डिपॉजिट वो नहीं हो रहा है। हमसे कह रहा है कि सिर्फ उसका 20 एम्पियर का 80% डिपॉजिट हो रहा है। 20 एम्पियर का 80% डिपॉजिट होने का मतलब है, 20 एम्पियर का 80% डिपॉजिट होने का मतलब है आप रखोगे 20 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, यही तो करोगे। अगर मैं ये करता हूं कितने परसेंट डिपॉजिट हो रहा है, 80% डिपॉजिट हो रहा है, तो आपके पास निकल के आ जाएगा इस तरह से। मतलब यहां पर 8 के हिसाब से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं पूरे प्रॉब्लम्स को। तो मैं यहां पर रख सकता हूं आपके सामने चाहूं तो इक्विवेलेंस बिल्कुल रख सकता हूं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या रख दिया मैंने, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू रख दिया मैंने Q बाई F। Q को और ओपन करूं, इसमें वेट हमारा कितना दिया है, वेट हमारा नहीं दिया है, वही पता करना है हमको। इक्विवेलेंट वेट हम कितना रखेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट हम रखेंगे, मास कितना है, आयरन है 56। कौन सा फ्यूज दिया है, FeCl3 दिया था ना, फ्यूज FeCl3 मतलब 3 हो गया। Q की जगह पे I इंटू टी रखेंगे। करंट कितना है बेटा, 20 एम्पियर। टी मतलब 1 घंटा, 60 इंटू 60 इंटू 60। मैं चाहूं तो इसी को 80 एफिशिएंसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.8 से, कोई दिक्कत बेटा। अगर मैं 80% एफिशिएंसी है ना, मैंने कहा ना 80% एफिशिएंसी के साथ अप्लाई हो रहा है, तो आप चाहते इसको 2 इंटू 8 रख देते, या तो आप 0.8 रख दो, डिवाइड बाई 96500। यहां से आपका आंसर आ जाएगा बेटा, जो वेट आएगा आप यहां से निकालोगे तो मेरे ख्याल से ये करीब करीब आता है 11.2 ग्राम। 80% एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ इतना था कि हमें इस 20 एम्पियर का 80% हमें यहां पर रखना था, हमने जो रख दिया और आंसर हमारे सामने है। तो आज की बात यहीं पर हमारी खत्म हो गई। हमने सारे क्वेश्चंस को लगा लिया है, और ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।